हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर द इंटरव्यू की कंप्लीट समरी के साथ साथ नैरेटिव टेक्निक्स भी डिस्कस करूंगा। और काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर नैरेटिव टेक्निक्स आप क्यों करा रहे हो, क्या है। तो बेटा सैंपल पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है, वहां पे आपसे नैरेटिव टेक्निक्स पूछ ली जाती है। अब एक वीडियो मैंने डेडिकेटेड जो है बनाई हुई है चैनल पे ही, जो कि प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आप जब इंग्लिश की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो वहां पे आपको नैरेटिव टेक्निक की डिटेल वीडियो मिलेगी, जहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, फोर शैडोइंग क्या होती है, ठीक है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या होते हैं, वो सब मैंने बहुत डिटेल के अंदर समझाया हुआ है। तो अब अगर मैं इंटरव्यू की बात करता हूँ बेटा, ये चैप्टर आपको कंफ्यूजन में इसलिए डालता है क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आता कि इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट आपके दिए हुए हैं। पहले पार्ट के अंदर जो है इंटरव्यूज को लेके ऑथर्स के, राइटर्स के क्या क्या ओपिनियन है। कुछ लोगों के लिए इंटरव्यू बहुत अच्छा है और काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि इंटरव्यू बहुत बेकार है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दिए हुए हैं। दूसरे पार्ट के अंदर जो है एक इंटरव्यू है, किसके किसके बीच में, मुकुंद पद्मनाभन और अम्बर्टो एको के बीच में एक इंटरव्यू है, इसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। अब अगर इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें, पहला पार्ट अगर हम शुरू करें तो इंटरव्यूज, जो कि आज हम पॉडकास्ट भी उसको जो है पॉडकास्ट हम कहते हैं। तो इंटरव्यूज आपका क्या ओपिनियन है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जैसे कि अगर मैं याद करूं, महाकुंभ के टाइम पे आईआईटी बाबा है ना, उनका जो इंटरव्यू आया, आईआईटी बाबा की लाइफ पे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट डाला। वहीं अगर मैं आलिया भट्ट की बात करता हूं, तो कॉफी विद करण के अंदर जब आलिया भट्ट आई थी तो उनसे पूछा गया था कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो वो कहती है पृथ्वीराज चौहान। तो इसके बाद काफी ज्यादा ट्रोलिंग उनकी हुई। तो इंटरव्यूज जो है वो एक इंसान की लाइफ पे पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल देता है, कभी कभी नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल देता है। तो इस चक्कर में लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। ये जो चैप्टर है बेटा, ये आपका जो है वो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। अब ध्यान रखना, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने जो है वो पीटर हाउस कैम्ब्रिज के अंदर क्या पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है। और ये जो बुक है इनकी, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, ये इनकी किताब है। उस किताब का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है बेटा आपका, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमें छोटा छोटा सा जानना है, पार्ट 1 की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे हमारे जो क्रिस्टोफर है वो ये कहते हैं कि इंटरव्यूज जो है वो 130 साल पहले जो है इजाद किए गए थे। और अब जो है बहुत ही जर्नलिज्म के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और कॉमन चीज ये जो है हो गई है। उसके बाद ये कहते हैं कि हर एक लिटरेट पर्सन ने अपनी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई इंटरव्यू तो देखा होगा या पढ़ा होगा। अब उसके बाद वो कहते हैं कि जो थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज हैं उनका इंटरव्यूज जो हुआ है, और काफी सारे सेलिब्रिटीज का तो रिपीटेडली इंटरव्यू जो है वो किया जाता है। इस वजह से जो है लोगों के अलग अलग ओपिनियन जो है वो इंटरव्यू को लेकर बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या कह रहे हैं कि कभी कभार जो है वो इंटरव्यूज को लेकर लोग ना बहुत ही बड़ा चढ़ा के चीजें बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है, हमें जो है सच्चाई का जो है पता चलता है। उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसको लेना, इंटरव्यू कंडक्ट करवाना भी एक तरीके की कला है, ठीक है। जितना अच्छी आप इस कला के अंदर होगे उतना इंगेजिंग हमारा इंटरव्यू होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो इंटरव्यूज है वो एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन का तरीका है भाई, समझ गए। तो अलग अलग ओपिनियंस है। जैसे कि अब कुछ लोगों का नेगेटिव जो है व्यू भी है, वो क्या है भाई, कि कुछ लोग कुछ सेलिब्रिटीज तो बहुत डिसलाइक करते हैं, जैसे कि आलिया भट्ट उस इंटरव्यू को तो बहुत ही ज्यादा डिसलाइक जो है वो करती होंगी आज भी। जैसे कि अब उनका ये मानना है, आलिया भट्ट का नहीं, कुछ लोगों का ये मानना है कि इंटरव्यू किस तरीके का है कि भाई उनकी प्राइवेट लाइफ के अंदर जो है कोई ना कोई घुस गया, ठीक है। और ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यूज देने के बाद वो थोड़े से छोटे दिखते हैं, छोटा एज इनके उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। और कुछ कल्चर के अंदर कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मतलब कुछ कल्चर के अंदर तो ये मानना होता है कि अगर आपसे आपकी कोई फोटोग्राफ भी ले लेता है तो आपसे आपकी आत्मा जो है वो छीन ली जाती है। इसी तरीके से इंटरव्यू जब आप देते हो तो आपसे आपका जो कुछ हिस्सा है वो छीन लिया जाता है, वो लोगों तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारा वीएस नेपॉल के बारे में जानना है। देखो यहाँ से नीचे जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वीएस नेपॉल के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो वीएस नेपॉल जो है उन्होंने काफी सारा जो है वो ट्रैवल किया है, और इंडिया के बारे में भी इन्होंने लिखा है। उनकी एक बुक है जो कि है द लैंड ऑफ हिज एंसेस्टर, ऐसे करके उन्होंने जो है वो बुक लिखी है, और इनको नोबेल प्राइज जो है वो 2001 के अंदर मिला था। वीएस नेपॉल का ये मानना है, ये इंपॉर्टेंट है, वीएस नेपॉल का ये मानना है कि इंटरव्यूज लोगों को जख्मी करता है, और लोग जो अपना कोई ना कोई हिस्सा जो है इंटरव्यू देते वक्त खो देते हैं, इस जिससे कि उनका हमें जो है इमोशनल डैमेज हमें पता चलता है। तो वीएस नेपॉल की ये राय थी। ऐसे ही आपका लेविस कैरोल की अगर मैं बात करूं तो लेविस कैरोल जो है आपके एलिस इन वंडरलैंड के आपके ऑथर रहे हैं। इनका ये मानना है कि भाई इंटरव्यू तो एक तरीके की डरावनी चीज है, और वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए अग्री नहीं करते। और वो ये कहते हैं कि उनको जो है वो एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट होना पसंद नहीं है, और
उनसे जो है एस्केप करके वो प्राउडली लोगों को ये बताते हैं कि कैसे वो इंटरव्यूअर्स को जो है वो अवॉइड करते हैं। तो इनका ये मानना है कि इंटरव्यू जो है वो बड़ी ही डरावनी सी चीज़ है बेटा, ये आप दिमाग में रख सकते हो। देन उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग का जो है उनका ये मानना है, देखो रुडयार्ड किपलिंग के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इनकी एक बुक है द जंगल बुक, है ना, जो कि बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की है, उसके ये जो है ऑथर रहे हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग का ये मानना था कि जो मतलब उनकी वाइफ अपनी डायरी के अंदर, जो कि 14 अक्टूबर 1892 की उनकी डेट है, कि इंटरव्यू जो है वो क्या है, रेक्ड है, मतलब कि एक तरीके के बर्बाद करने वाली जो है वो चीज़ है। और उनका एक दिन जो है वो क्या कहते हैं, ऑथर्स ने 2 इंटरव्यूअर्स ने बर्बाद कर दिया था। तो किपलिंग का ये मानना है कि ये इमोरल है, ये मॉरली बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इंटरव्यू लेना देना ये एक तरीके का क्राइम है, ये एक तरीके का असॉल्ट है। तो ये जो है किपलिंग का कहना है। उनका ये मानना है कि कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी जो है वो ना ही इंटरव्यू देगा और ना ही इंटरव्यू लेगा, ठीक है। लेकिन आयरनी इसके अंदर यह है कि किपलिंग जो है वो मार्क टाइवन का जो ऑलरेडी पहले इंटरव्यू कर चुके थे, जिससे उनका कॉन्ट्रडिक्शन उनकी स्टेटमेंट में जो है हमें देखने को मिलता है। तो रुडयार्ड किपलिंग के बारे में आ जाए तो ये 3 चीजें आप जो है वो लिख देना बेटा, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप लोगों को मैं बता दो एच जी वेल्स और जोसेफ स्टालिन के बारे में आपको बता दो। एच जी वेल्स जो है एक बहुत ही फेमस इनकी बुक है बेटा, वो थी आपकी द इनविजिबल मैन। और जब मैं 12th क्लास के अंदर था ना तो मेरी नॉवल लगी हुई थी द इनविजिबल मैन, ठीक है। तो ये इनविजिबल इनका जो था राइटिंग स्टाइल वो बहुत ही साइंस फिक्शन के बारे में जो लिखते थे, ठीक है, टाइम मशीन ये सब जो है इन्होंने बहुत कुछ लिखा है इस बारे में। तो यहाँ पे जो है इनका ये मानना था कि उसको ये बताया गया कि ये तो ऑर्डील है, इंटरव्यू क्या है, एक तरीके का ऑर्डील है। फिर भी उन्होंने जो है वो काफी सारे इंटरव्यूज है फ्रीक्वेंटली दिए। और 40 साल बाद जो है ये जो हमारे एच जी वेल्स है ये जोसेफ स्टालिन का जो इंटरव्यू करते हुए देखे गए, ठीक है। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि इंटरव्यूज जो है वो अनअवॉइडेबल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको देना तो पड़ेगा। अब आपके जोसेफ स्टालिन कौन थे, ये आपके रशियन रेवोल्यूशनरी थे बेटा, जो कि काफी पॉलिटिकल जो है एक इन्फ्लुएंसर जो है वो रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर जो है वो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर कह रहा हूँ। तो एच जी वेल्स ने इनका भी 40 साल बाद जो है वो इंटरव्यू लिया था। देन उसके बाद जो है अगर मैं सॉल बेलो की बात करूं तो सॉल बेलो का ये मानना था, पहले तो सॉल बेलो के बारे में ध्यान से समझ लो। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में इनकी जो लिखावट है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल रहती थी लोगों के लिए, और इनको नोबेल प्राइज जो है वो 1976 के अंदर मिला था। इनका ये मानना था कि भाई इंटरव्यू इस तरीके से किसी ने विंड पाइप पे जो थंब रख दिया ऐसे करके, है ना, ये बताते हैं कि बड़ा सफोकेशन सा जो है फील होता है, कंफर्ट इंसान खो देता है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रेशराइज इंसान फील करता है। फिर भी उन्होंने जो है काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ जो है वो दिए हैं। तो ये हमारा सॉल बेलो का मानना है। देन उसके बाद जो है हमारा डेनिस ब्रायन ये कहते हैं कि इंटरव्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इन्होंने पॉजिटिव जो है वो दिखाया इंटरव्यू को, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हमने जो है वो देखा है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंपॉर्टेंट रीचेस अस थ्रू इंटरव्यू। उनका ये मानना था कि कुछ भी जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो इंटरव्यूज़ के थ्रू हमारे पास तक पहुंचती है। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो बहुत ही पावर होल्ड करता है और बहुत ही इन्फ्लुएंस होल्ड करता है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो कॉन्वर्जेशन को किसी भी डायरेक्शन के अंदर घुमा सकता है, ठीक है, जिससे जो है वो पब्लिक का परसेप्शन जो है वो इंटरव्यू के थ्रू जो है वो चेंज होता है। ये बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा पार्ट 1, अलग अलग लोगों के बारे में है ना, हमने अलग अलग राय जानी है। अब हम अम्बर्टो एको और मुकुंद पद्मनाभन के बारे में बीच में जो है वो अपना इंटरव्यू देखेंगे। ये हमारे जो है क्या इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर हैं और ये हमारे इंटरव्यू देंगे, ठीक है, अम्बर्टो एको। तो सबसे पहले हम जो है एको के बारे में जान लेते हैं। जो अम्बर्टो एको है हमारे, ये इंसान जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना के अंदर क्या है, एक प्रोफेसर है, जिन्होंने सिमियोटिक्स पे जो है बहुत कुछ लिखा। सिमियोटिक्स मतलब साइन लैंग्वेज, इस तरीके से बात करते हैं ना, ये ऐसे करके दिल कर देते हो तो सामने वाला खुश हो जाता है, हा वो भी एक तरीके की सिमियोटिक्स है। मिडाइवल एस्थेटिक हो गया, ठीक है, आपके लिटरेरी इंटरप्रिटेशन हो गया, इनके बारे में जो है उन्होंने लिखा है काफ़ी सारा। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि ये इंसान कितने वर्सटाइल रहे हैं, तो इसी के ऊपर जो उनका इंटरव्यू होता है। देखो उन्होंने सिमियोटिक्स के बारे में लिखा है, मिडाइवल एस्थेटिक के बारे में लिखा है, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन जो है उनकी जो है काफ़ी सही रही है, प्लस उन्होंने फिक्शंस लिखे, एसेज लिखे। भाई सिमियोटिक्स जो है अपने आप में एक अलग ब्रांच हो गई, ठीक है, मिडाइवल एस्थेटिक अलग ब्रांच हो गई, फिक्शन अलग ब्रांच होगी, एसेज अलग ब्रांच हो गई, बच्चों की किताबें भी एक अलग ही ब्रांच है ना, चंपक, समझ रहे हो। उसके बाद ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं। तो एक बंदा जो है बहुत ही मल्टीपल चीजें लिख रहा है। तो ये मुकुंद पद्मनाभन जो उनसे पूछते हैं कि भाई इतनी सारी लिखावट अलग अलग कैसे, क्योंकि एक जॉनरे होता है ना जो इंसान का फेवरेट होता है वो उसी के अंदर लिखता है। जैसे कि हमने जो है एच जी वेल्स के बारे में देखा, वो साइंस फिक्शन के बारे में लिखते थे, तो उसी के बारे में उन्होंने काफी सारी लिखावट लिखी है। बट इनकी जो है बहुत ही अलग अलग तरीके की जो है लिखावट जो है देखने को मिलती है।
और वो ये भी बताते हैं कि इनकी राइटिंग का जो आउटपुट है ना वो बहुत ह्यूज है। 1980 के अंदर तो इनकी एक किताब थी द नेम ऑफ द रोज, जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअली फेमस जो है वो रही है किताब, जिसकी 10 मिलियन कॉपीज तक जो है वो सेल हुई है। अब यही इसी बारे में जो है इंटरव्यू जो है हमारा होता है। मुकुंद बोलता है कि भाई इतना सारा लिखावट आप कैसे कर लेते हो, इतने अलग अलग जॉनरे के अंदर कैसे लिख लेते हो। ईको कामली रिप्लाई कहते हैं कि भाई आप लोगों को लगता है कि मैं काफी सारी चीजें कर रहा हूं, लेकिन मैं सेम चीजें ही जो है वो करता हूं। मतलब कि वो ये कहते हैं कि भाई ऑल हिज वर्क कम फ्रॉम द सेम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, उनका जो सारा काम है वो एक सेम फिलोसफिकल इंटरेस्ट से आता है। वो ये कहते हैं कि उनकी जो नॉवेल्स हो गई है ना, जो नॉवेल्स हो गई, उनका जो एकेडमिक वर्क हो गया, ये आपस में कनेक्टेड है, ये सारी चीजें आपस के अंदर कनेक्टेड है। और वो ये भी कहते हैं कि उनकी जो बच्चों की भी किताबें हैं ना, वो भी पीस और नॉन वायलेंस के ऊपर जो है वो काम करती है। ही हैज कंसिस्टेंट एथिकल थीम्स, उनकी जो है एथिकल थीम्स जो है वो रही है। इसका मतलब ये लगा लो, मान लो कि ये अलग अलग तरीके के जॉनर की किताब होगा, कोई आपका बच्चों की किताब हो गई, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो गया, कोई इनका जो है, क्योंकि रिसर्चर भी थे तो इनका जो है मान लो कोई रिसर्च पेपर भी हो गया, फिर उसके बाद सिमियोटिक की कोई किताब हो गई, कोई मिडाइवल हिस्ट्री की किताब हो गई। तो ये जो है क्या करते थे, ये नरेटिव अपनी जो है वो लिखावट रखते थे। मतलब कि उसके अंदर बिल्कुल फर्स्ट से लेके एंड तक सारी चीजें जो है वो बताया करते थे। अब वो कैसे बताया करते थे, मतलब कि मैं आपको बताऊंगा, ये अपनी गलतियां भी उसके अंदर जो है लिखते थे, वो उनकी थॉट क्या है, वो सारी चीजें सेम सेम पैटर्न पे ये फॉलो करते थे। अभी मैं आगे आपको उसको बहुत अच्छे से फील कराऊंगा बेटा। देखो वो यहाँ पे ये बताते हैं कि इस संसार के अंदर ना काफी सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं, और अगर वो एम्प्टी स्पेसेस इस संसार से निकाल दिया जाए तो ये यूनिवर्स जो है वो एक मुट्ठी की तरह जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी तरीके से जो है ये बताते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर भी काफ़ी सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जिसको ये क्या बोलते हैं, इंटरस्टिसेस बोलते हैं। जैसे कि अगर आप जो है एलिवेटर में किसी का इंतजार कर रहे हो तो वो भी एक खाली समय, वो बोलते हैं दुनिया उस समय इंतजार ही करती रहेगी, बट मैं उस समय काम कर लेता हूँ मेरा कुछ ना कुछ। ठीक है, इन स्मॉल गैप्स के अंदर मैं जो है वो काम कर लेता हूँ। और ये कहते कहते जो है वो अपना थोड़ा सा हंस जाते हैं, और इससे पता चलता है कि भाई वो अपने टाइम को बहुत ही बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इसलिए वो मल्टीपल चीज़ें जो है वो लिख पाते हैं। देन उसके बाद मुकुंद जो है ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी जो एकेडमिक राइटिंग है, एकेडमिक राइटिंग का मतलब हो गया कि उनकी जो रिसर्च वर्क है, वो पीएचडी वगैरह, पीएचडी होल्डर वगैरह भी ये सब थे ना, पीएचडी वगैरह जब कर रहे थे, वो भी बहुत ही प्लेफुल थी और बहुत ही पर्सनल थी। मतलब कि उसके अंदर भी जो है वो अपना पर्सनल टच देते थे। जैसे कि जो बाकी के एकेडमिक राइटर्स होते थे, वो अपनी जब पीएचडी की डिसर्टेशन वगैरह जमा करते थे, तो वो क्या होता था कि सबसे पहले वो जो है किसी चीज़ को गलत मानते थे, फिर कुछ ना कुछ अज्यूम करते थे, फिर उसको प्रूव करते थे, ऐसे ऐसे करके जो है वो अपना जो है वो लिखावट करते थे। लेकिन हमारे एको जो है, हमारे एको की राइटिंग ये होती थी कि वो सबसे पहले जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते कि मेरे दिमाग के अंदर ये थॉट आया, फिर मैंने ये सोचा, फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, अरे ये एक्सपेरिमेंट तो मेरा फेल हो गया, फिर मैंने इस तरीके से सोचा। तो प्रॉपर एक स्टोरी की तरह चीज़ों को जो है वो नरेट करते हैं। ठीक है, वो ये बताते हैं कि एको जो है अपनी रिसर्च के अंदर प्रॉपर एक स्टोरी जो है वो नरेट करते हैं, जिसके अंदर वो अपने सारे ट्रायल्स, सारे एरर्स, सब कुछ जो है बताते हैं। लेकिन काफ़ी सारे जो बाकी स्कॉलर्स जो होते हैं, बाकी जो पीएचडी कर रहे होते हैं लोग, वो अपनी मिस्टेक्स को हाइड करते हैं, लेकिन एको जो है वो डिफरेंट है, वो अपनी सारी मिस्टेक्स को बताते हैं। और बाद में जो है इनकी जो ये लिखावट है, उनके प्रोफेसर इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और एक बुक भी जो है वो उनकी लिखावट के ऊपर जो है वो लॉन्च भी करते हैं। और 22 की एज के अंदर एको को ये रियलाइज हो जाता है कि एकेडमिक राइटिंग जो है ना, वो एक स्टोरी टेलिंग की तरह जो है होनी चाहिए, जिससे जो है फ्यूचर का स्टाइल जो है वो चेंज होगा। ठीक है, उनका जो फ्यूचर स्टाइल है वो चेंज हुआ काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ है बेटा। तो ये एको जो है इसलिए बहुत ज़्यादा अलग थे। उनके जो एसेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नरेटिव होते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने जो अपनी नॉवेल्स है, नॉवेल्स तो 50 की उम्र के अंदर आके उन्होंने जो है वो लिखा है। वो जो है रॉलैंड को भी जो है रिमेंबर करते हैं, वो कहते हैं कि भाई रॉलैंड जो है फिक्शन के बारे में लिखना चाहता था, हमारे एम्बर्टो एको कहते हैं कि रॉलैंड जो है फिक्शन पे लिखना चाहता था, लेकिन वो जो है मर गया उससे पहले ही। लेकिन एको जो है वो कभी फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करता है उसकी मौत से, नहीं कि उन्होंने जो है वो नॉवेल्स वगैरह नहीं लिखे, उन्होंने भले ही 50 की उम्र के अंदर आके लिखना शुरू करी, बट लिखना शुरू कर दी। ठीक है, वो कहते हैं कि नॉवेल्स तो मैं एक्सीडेंटली जो है वो लिखना शुरू कर दिया, एक बार मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने जो है वो नॉवेल्स लिखना जो है शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनको अपने नरेशन वगैरह तो पसंद था ही कि वो जिस तरीके से चीज़ों को नरेट करते थे। देन उसके बाद जो है मुकुंद ये कहते हैं कि मुकुंद उनसे पूछते, जो इंटरव्यूअर होते हैं, मतलब कि ये इंसान उनसे पूछते हैं कि आपको दिक्कत होती है कि लोग आपको नॉवलिस्ट करके बुलाते हैं। तो एक वो कहता है कि भाई मैं जो है ना एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, जो कि सिर्फ संडेज को जो है नॉवल लिखता हूँ। मैं जो है एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज जो है अटेंड करता हूँ, मैं राइटर्स की मीटिंग अटेंड नहीं करता। ठीक है, और मैं मतलब कि जो एकेडमिक कम्युनिटी है
मैं वैसे जो है जाना जाता हूँ, ठीक है, मैं वैसे चाहता हूँ कि मुझे लोग वैसे जाने, ठीक है। और फिर जो थोड़ा सा हंस जाता है, ठीक है। अब उनको ये मानना है कि जो नॉवेल्स है वो लार्जर ऑडियंस तक जो है पहुंचती है, इसलिए जो है उन्होंने जो है वो नॉवेल्स वगैरह लिखना शुरू किया। और उनकी जो अकेडमिक, देखो एक तो अकेडमिक जो उनकी बुक थी, ध्यान रखना क्या होता है, जितनी भी जनरल चीजें होती है ना वो वाइड ऑडियंस तक पहुंचती है। जितना आप उसको जो स्पेसिफिक करते चले जाओगे, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की कोई बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, फिजिक्स की बात जो है बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस जो है वो जानना चाहेगी। लेकिन अगर मैं जनरल जो है हैबिट्स की बात करूं, जैसे कि एटॉमिक हैबिट की अगर मैं बात करता हूँ, एक किताब है ना, तो एटॉमिक हैबिट एक ऐसी है जो कि हर उम्र का बच्चा बच्चे से लेके बड़ा जो है पढ़ना पसंद कर लेता है। तो जितनी जनरल चीजें आप लिखोगे उतनी वाइडर ऑडियंस तक पहुंचते हो, है ना। जो स्पेसिफिक चीज होती है उसकी तो स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। इनकी जो एकेडमिक सिम्योटिक की भी जो बुक थी ना, वो कहते हैं कि उसकी मिलियन रीडर्स थोड़ी ना होंगे, ठीक है, उसके मिलियन रीडर्स नहीं होंगे, इसलिए नॉवेल्स वगैरह जो है वो लिखना शुरू करते हैं। और नॉवेल्स हो गया, इनके रिसर्च पेपर्स हो गए, वो सब उसी सेम पैटर्न में, सेम लिखावट में जो है वो नरेटिव स्टाइल के अंदर जो है लिखते हैं। वो बोलते हैं कि इनकी जो ये नॉवल है ना ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो कि डिटेक्टिव स्टोरी, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, मिडाइवल हिस्ट्री, ये सब जो है वो निकल के जो है बन के आते हैं। मतलब कि कौन सी किताब की बात कर रहा हूँ मैं, द नेम ऑफ द रोज, ठीक है, उनकी जो एक फेमस बुक बनी थी ना, वो बुक कौन सी फेमस थी, द नेम ऑफ द रोज। वो कहते हैं कि इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें, एक डिटेक्टिव स्टोरी भी है, थियोलॉजी भी है, मेटाफिजिक्स भी है, मेडाइवल हिस्ट्री भी है, फिर भी ये जो है एक बेस्ट सेलर बन गए कैसे। मुकुंद बोलते हैं कि भाई, मुकुंद बोलते हैं कि ईको जो है ना बहुत ही पजल्ड था। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, वो ईको कहता है कि मैं पजल नहीं था, जो जर्नलिस्ट थे ना वो पजल थे। अम्बर्टो एको पजल नहीं था, जर्नलिस्ट जो है वो पजल थे। पब्लिशर का मानना था कि लोग जो है वो इजी राइटिंग, इजी जो रीडिंग्स है पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि इस धरती पे 6 बिलियन लोग हैं और मेरी कॉपीज जो है सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिलियन कॉपीज तक ही पहुंचे, जो कि इसका बहुत ही छोटा सा परसेंटेज है, ठीक है। वो कहते हैं कि लोग जरूरी है कि हर वक्त जो है वो इजी रीडिंग्स ही माने, कभी कभार जो है लोगों को सीरियस बुक्स भी पसंद आती है। वो कहते हैं मैं खुद भी जो है वो टीवी देखता हूँ रात को अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, बट मुझे हर दिन जो है वो सीरियस किताब थोड़ी ना चाहिए होती है, ठीक है। और लोगों को जो है सीरियस और लाइट दोनों ही तरीके का कंटेंट पसंद है, इसलिए उनकी जो किताब है ये वाली जो द नेम ऑफ द रोज, उसके अंदर जो है वो हैवी कॉन्सेप्ट्स भी है और बहुत ही लाइट उन्होंने नरेटिव जो है रखा भी है उसको, बुक को, इसलिए जो है वो फेमस जो है वो हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मुकुंद सजेस्ट करते हैं कि जो मेडाइवल सेटिंग है उसने जो है काफ़ी हेल्प किया होगा, जो कि स्टोरी जो है वो इको टेल करते हैं। अमेरिकन पब्लिशर जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी जो जो किताब है वो 3,000 कॉपीज ही जो है सेल करेगी। और क्योंकि जो लोग हैं वो ना ही उन्होंने लैटिन पढ़ी है और ना ही उन्होंने कैथेड्रल्स जो है, कैथेड्रल्स जो है वो देखे। कैथेड्रल्स जो है बेटा आप ध्यान से समझना, कैथेड्रल जो होती है वो चर्च के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, जिसको पाने के लिए आपको काफ़ी एजुकेट होना पड़ता है। और जो इनकी ये किताब है द नेम ऑफ द रोज, इसके अंदर जो है वो काफ़ी जो है वो डीप कॉन्सेप्ट्स है। तो एक अमेरिकन पब्लिशर का तो ये कहना था कि भाई ना लोग लैटिन जानते, क्योंकि लैटिन भी बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, और उन्होंने ना ही कैथेड्रल्स जो है वो पढ़े हैं, तो इस तरीके से भाई तुम्हारी कॉपी तो उतनी बिकेगी नहीं। तो फिर इसलिए जो है वो 3,000 कॉपीज का ही एडवांस जो है वो देता है उन्हें। और लेकिन ये जो किताब जो है वो 2 से 3 मिलियन जो है यूएस के अंदर ही बिक जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि काफ़ी मेडाइवल बुक्स जो है वो एग्जिस्ट पहले भी करती थी। वो इको ये कहते हैं कि इसकी जो जो मेरी किताब है ये द नेम ऑफ द रोज, ये क्यों सक्सेस है, ये जो है एक मिस्ट्री है और ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये समय जो है वो बहुत मैटर किया। वो कहते हैं कि अगर मैं इस किताब को 10 साल पहले जो है वो लॉन्च करता है, 10 साल बाद लॉन्च करता, तो शायद ये इतनी सक्सेस नहीं होती। तो जो मैंने सही समय पे इसको लॉन्च की, वो इसका मेन रीज़न जो है वो रहा है, ठीक है। वाई इट वर्क दैट टाइम इज अ मिस्ट्री। वो कहते हैं कि ये क्यों उस समय जो है इतनी सक्सेसफुल रही, वो अभी भी जो है एक तरीके की मिस्ट्री है बेटा, ठीक है। देन उसके बाद जो चैप्टर का अगर मैं एसेंस आप लोगों को बताऊं, तो इंटरव्यूज़ के बारे में हमने देखा कि बहुत ही पावरफुल होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, ठीक है। सम सी देम ट्रुथ एंड आर्ट, कुछ लोग इसको सच्चाई देखते हैं, कुछ लोग इसको एक तरीके की कला भी समझते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लोग इंटरव्यू के थ्रू उनकी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर घुसपैठ कर लेते हैं, ठीक है। इंटरव्यू जो होता है वो एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डालता है। अम्बर्टो एको के बारे में पता चलता है कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड है ना। इंटेलेक्चुअल डेप्थ वो कवर करते हैं, उनका नरेटिव स्टाइल के बारे में पता चला, उनके एकेडमिक आइडेंटिटी के बारे में हमें पता चला, उनकी बुक
क्यों सक्सेसफुल है, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल रही है। ठीक है, टाइम और जो ऑडियंस है वो बहुत मैटर करती है। इंटरव्यू शेप पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनालिटी, इंटरव्यू जो है वो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग जो है बनाता है और पर्सनालिटीज जो है वो शेप करता है। ठीक है, ये बात हमें इस चैप्टर से समझ में आती है बेटा। अगर मैं नरेटिव टेक्निक की बात करूं तो ये जो है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो है लिखी गई है, जैसे कि आपको पता चल सकता है। द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, जो कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में दिखाता है। सेटिंग जो है वो वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म से अम्बर्टो एको की जो स्टडी है ना, उसकी बुक्स के बीच में इनके ऊपर जो है शिफ्ट होती है। पहले हम जो है वो जर्नलिज्म के बारे में जानते हैं, इंटरव्यूज के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन जानते हैं। फिर उसके बाद अम्बर्टो एको की स्टडी है ना, उनकी ज़िंदगी कैसे बुक से भरी हुई है और वो कैसे कैसे जो है इंटरव्यू जो उनका होता है वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप टेक्स्ट भी देख सकते हो, देयर वर बुक्स एवरीवेयर। हाँ, इवन द सीलिंग वॉज लाइंड विद बुक्स, के भाई सीलिंग पे भी जो है उनकी किताबें वगैरह जो है वो लगी हुई थी। उसके अंदर चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। मोटिवेशन हमें क्लियरली देखने को मिल जाते हैं कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो चाहते हैं कि लोगों को सच पता चल जाए, और जो राइटर्स होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं उनको लगता है कि जो इंटरव्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रूसिव होते हैं, कि उनकी ज़िंदगी के अंदर घुसपैठ कर रहा है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है, जो कि मतलब अगर मैं आपका एग्जाम्पल भी देना चाहूँ तो आप ये देख सकते हो, टेक्सुअल एविडेंस अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ से जो मेन कॉन्फ्लिक्ट भी हमें पता चलता है कि जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, प्रिवेसी वर्सेस क्यूरियोसिटी, पब्लिक क्यूरियोसिटी, इन दोनों के बीच में जो है वो मेन कॉन्फ्लिक्ट है बेटा। पेसिंग जो है वो आपका स्लो रखा गया है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर जब जो है वो थोड़ा सा इंटरव्यूज की हिस्ट्री बारे में बताया जा रहा है, फिर उसके बाद में जो क्या कहते हैं उनका पॉडकास्ट चलता है, उनका इंटरव्यू चलता है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा पेस बढ़ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर शेडोइंग जो हमें पता चलते हैं, फोर शेडोइंग अपीयर्स व्हेन ऑथर हिंट्स दैट इंटरव्यूज आर कंट्रोवर्शियल। ठीक है, फोर शेडोइंग हमें पता चलता है जब हमें ऑथर बताता है कि जो इंटरव्यूज हैं वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होता है, जिससे जो रीडर होता है उसको जो है वो क्या कहते हैं प्रिपेयर कर देता है वो। फिर एग्जाम्पल हमें पता चलता है, वी.एस. नपॉल जो है वो डिसलाइक करते हैं इंटरव्यूज़ को। ठीक है, ये जो नैरेटिव टेक्निक्स है इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाती है, बैलेंस बनाती है और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बनाती है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर। मैंने कंप्लीट चैप्टर की समरी के साथ साथ नैरेटिव टेक्निक डिस्कस कर लिया। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग देना चाहूँगा, दैट इज़ रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, लोग आपसे बाद में पूछेंगे क्या राज है, कैसे पहुंचा यहाँ तक, कैसे इतने मार्क्स आ गए, तो आप उनको बोलना कि मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।